एवरीवन, क्या हाल चाल बच्चों। आई होप बहुत अच्छे होगे सब और एकदम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो आज हम यहाँ पर बेटा पढ़ने वाले हैं एड्रीनल ग्लैंड को। किसको? एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो यहाँ से पहले देख लो क्या कनेक्शन बन रहा है बेटा। रीनल। क्या कलेक्शन बन रहा है? रीनल। ठीक है, यानी कि बात कहाँ से कनेक्ट हो सकती है? किडनी से। ठीक है, कहाँ से कनेक्ट हो सकती है? किडनी से। तो ज़रा सा ध्यान दो यहाँ पर कि किस तरीके से एड्रिनल ग्लैंड किडनी के पास प्रेजेंट होती है। तो अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना किडनी का, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी के ऊपर जैसे बेटा जब तुम अपना बर्थडे मनाते हो तो उस टाइम एक बर्थडे कैप पहनते हैं ना, और उसको पहन करके फिर तुम केक कट करते हो। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर किडनी के ऊपर भी एक बर्थडे कैप लगी है बेटा। समझ रहे हो? यहाँ पर इस तरीके से कौन प्रेजेंट है? एक ग्लैंड प्रेजेंट है। क्या कहते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा अपन का? किडनी। क्या हुआ? किडनी। और इसी के ऊपर प्रेजेंट है हमारी एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, क्या प्रेजेंट है? एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है। अब इस एड्रिनल ग्लैंड को उठा करके अगर हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखें तो हमें क्या दिखता है कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है जो कि हम इसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। और हम लगभग जब भी किसी ऑर्गन की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर अगर हम स्टडी करते हैं कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला, तो जो आउटर पार्ट है वो क्या है? कॉर्टेक्स है। ठीक है, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये क्या होगा बेटा? कॉर्टेक्स होगा। और ये जो अंदर की तरफ हमें दिख रहा है ये क्या होगा? मेड्यूला होगा। ठीक है, क्या होगा? मेड्यूला होगा बेटा। ठीक है, अब देखने से क्या पता चल रहा है कि कॉर्टेक्स बाहर है तो इसकी ओरिजिन कैसी होनी चाहिए? एक्टोडर्मल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? एक्टोडर्मल होनी चाहिए। और मेडुला बीच में है तो इसकी ओरिजिन मेसोडर्मल होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, ऐसा नहीं होता है। जो कॉर्टेक्स है इसकी ओरिजिन कैसी है? मेसोडर्मल है। ठीक है, इसकी ओरिजिन कैसी है बेटा? मेसोडर्मल है। वहीं पर जो मेडुला है इसकी ओरिजिन कैसी है? एक्टोडर्मल है। ठीक है, ओरिजिन एक्टोडर्मल है। ओरिजिन सब समझ पा रहे हो ना बेटा? जब स्टार्टिंग में किसी भी एनिमल का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वहाँ पर 3 ही जर्म लेयर्स होती हैं, और वही तीनों जर्म लेयर्स क्या करती हैं? आगे चलकर एक पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। तो पीछे जब डेवलपमेंट चल रहा था तो यहाँ पर इन पार्ट्स की ओरिजिन किस जर्म लेयर से हुई है, इसी बेस पर हम यहाँ पर इसे नाम देते हैं। समझ पा रहे हो इतनी बात? ठीक है, तो जो कॉर्टेक्स है और जो मेडुला है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि थोड़े से कॉर्टेक्स रीजन को भी हम यहाँ पर इस तरीके से इसका एक सेक्शन उठाएंगे और इसको भी मैग्नीफाई करके देखेंगे कि आखिर यहाँ पर कितनी लेयर्स हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इतना पोर्शन उठाया और इसको अब हम थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हमने लिया, इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 3 लेयर होती हैं। ठीक है, कितनी लेयर? 3। एक ये ऊपर, बीच में और फिर नीचे। ठीक है, तो देखो 3 लेयर्स में डिवाइड कर लिया। एक मान लो ये हो गई, एक हमारी ये लेयर हो गई और एक ये लेयर हो गई। ठीक है, तो अब ज़रा सा यहाँ पर ध्यान दो। ऐसे ही तो उठाया ना बेटा, इसको उठाकर यहाँ रख लिया तो हम क्या देखते हैं? 3 लेयर्स हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली को क्या कहेंगे? आउटर कहेंगे। क्या कहेंगे? आउटर। ये जो सबसे बाहर की तरफ प्रेजेंट होगी। ठीक है, जो मिडल वाली होगी इसे क्या कहेंगे? मिडल कहेंगे, नो डाउट। ठीक है, और इसे इनर कहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इनके साइंटिफिक नेम्स भी हैं बेटा। ठीक है, तो जो हमारी आउटर लेयर है
ठीक है, जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। और जो मिडिल लेयर है बेटा इसको क्या कहते हैं, जोना फेसिकुलेटा, ठीक है, जोना फेसिकुलेटा। इसको तुम इस तरीके से याद कर सकते हो कि मान लो तुमने सारी लेयर्स के नाम याद कर लिए, अब तुम भूल गए कि भैया बीच में कौन सी थी, तो देखो ये ऊपर है, ये नीचे है, और जो बीच में फंसी हुई है, जो इन दोनों के बीच में फंसी हुई है, दैट इज़ द फेसिकुलेटा, ठीक है। और जो इनर होगी दैट इज जोना रेटिकुलरिस, रेटिकुलरिस, ठीक है। तो ये जो हमारा मेडुलरी रीजन है इसके कनेक्शन में कौन होगा, अंदर से अगर देखें तो इसके कनेक्शन में कौन होगा, जोना रेटिकुलरिस। बीच में कौन सी है, फेसिकुलेटा। आउटर और इनर के बीच में फंसी हुई है, समझ पा रहे हो। और आउटर वाली कौन सी है बेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब हमने डिवीज़न किया तो इसको भी थोड़ा सा पार्ट दिया, इसको भी थोड़ा सा पार्ट दिया, लेकिन यहाँ पर पार्ट हमने ज़्यादा रखा, क्यों, क्योंकि जो जोना फेसिकुलेटा है दैट इज़ द वाइडेस्ट लेयर, ठीक है। ये क्या है बेटा, वाइडेस्ट लेयर है, सबसे चौड़ी होती है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अलग अलग हॉर्मोन्स का क्या होने वाला है, सिक्रीशन होने वाला है। तो अगर देखें जो हमारी आउटर लेयर है जोना ग्लोमेरुलोसा, ये किसका सिक्रीशन करेगी, ये सिक्रीशन करेगी मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का, किसका, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे एल्डोस्टेरॉन जो जोना फेसिकुलेटा है ये किसका सिक्रीशन करेगी, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का, किसका, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और आगे इसमें भी पढ़ेंगे जैसे कि कॉर्टिसोल, ठीक है। और अब आ गया रेटिकुलरिस, यहाँ पर ये किसका सिक्रीशन करने वाली है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स, ठीक है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। या फिर इसी को बेटा कहते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। और आगे हम देखेंगे मेल और फीमेल के जो एक्सटर्नल कैरेक्टर्स हैं यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्स, समझ रहे हो, उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो देखा तुमने किडनी है बेटा, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड को उठाकर हमने उसे मैग्नीफाई किया तो हम देखते हैं कि वहाँ पर दो पार्ट्स में डिवीज़न है। बाहर वाले को हमने क्या कहा, कॉर्टेक्स कहा, अंदर वाले को मेड्यूला। अब कॉर्टिकल रीजन को हम इस पार्ट को उठा करके यहाँ पर देखते हैं कि आखिर कितनी लेयर्स हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 3 हैं, जिसमें कि सबसे वाइडेस्ट लेयर कौन है, बीच वाली, और सबसे आउटर लेयर को क्या कहा, जोना ग्लोमेरुलोसा, फिर फेसिकुलेटा और फिर रेटिकुलरिस। और ये 3 अलग अलग लेयर्स अलग अलग हॉर्मोन्स का सिक्रीशन करती हैं जो हमारी बॉडी में कई अलग अलग फंक्शन क्या करते हैं, वहाँ पर प्ले करते हैं। तो यहाँ पर देखो जो कॉर्टिकल हॉर्मोन्स हैं, कॉर्टेक्स से हमने कितने हॉर्मोन्स देखे, 3, ठीक है। अभी मेडुला पर भी आएंगे, अभी मेडुला पर भी आएंगे, पहले कॉर्टेक्स की बात कर लेते हैं और वहाँ के हॉर्मोन्स की बात कर लेते हैं। तो कॉर्टिकल हॉर्मोन्स कितने थे, 3। यहाँ पर देखो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स यानी कि जो आउटर लेयर वाला हार्मोन था, ठीक है। और मिनरलोकॉर्टिकॉइड जब हम पढ़ते हैं तो बेस्ट एग्जांपल क्या लेते हैं बेटा, एल्डोस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, ठीक है, समझ पा रहे हो। जब अभी चैप्टर पढ़ा था एक्सक्रीशन वाला तो इस हार्मोन का नाम वहाँ पर आया था, इस हार्मोन का नाम आया था रास सिस्टम में, समझ पा रहे हो, रेनिन एंजियोटेंसिन वाला, ठीक है। यहाँ पर वहाँ पर हमने क्या पढ़ा कि जब हम कम पानी पीते हैं, जब हम कम पानी पीते हैं तब रास सिस्टम क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और क्या कराता है, वाटर और सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन, कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से, ठीक है, कहाँ से, रीनल ट्यूब्यूल से। और यहाँ पर नाम ही है बेटा मिनरलोकॉर्टिकॉइड, क्या नाम है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड,
कॉर्टिकॉइड, मतलब सबसे पहले हम यहाँ सोडियम की बात करेंगे, ठीक है। सोडियम एंड वाटर रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन कराता है कहाँ से, फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। जितना भी पानी वेस्ट होने वाला था बेटा, जितना भी सोडियम वेस्ट होने वाला था, उसको वहाँ से वापस खींच लेगा, समझ पा रहे हो। कौन, एल्डोस्टेरॉन, जब वहाँ पर जाकर उस रिसेप्टर से बाइंड होगा तो कहेगा भैया पानी की कमी है शरीर में, इसको वापस से खींच लो, ठीक है। उसको यूरिन में बदलने नहीं देगा। तो देखो अब जब क्या हुआ, वाटर इन्होंने क्या करा, रीअब्जॉर्ब करा लिया, तो ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, ठीक है। क्या कराता है, इंक्रीज कराता है बेटा ब्लड वॉल्यूम को, ठीक है, ब्लड वॉल्यूम को। और जब ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा बेटा, ठीक है। इंक्रीज कराता है ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम या फिर यहाँ पर बॉडी फ्लूइड भी कह सकते हो, ठीक है। जो तुम्हारा बॉडी फ्लूइड है उसको क्या कराता है, बढ़ाता है, ठीक है। और जब यहाँ पर बात सोडियम की हो रही है तो मेंटेन करता है ये बेटा किसको, ऑस्मोटिक प्रेशर को, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करेगा, मेंटेन करेगा बेटा। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करेगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड। और अगर बात करें किसकी, स्पेशली एल्डोस्टेरॉन की, समझ पा रहे हो इतनी बात। तो देखो यहाँ पर जब हम सोडियम की बात करते हैं या फिर क्लोराइड आयन की बात करते हैं तो क्या कहते हैं, ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ये यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस करने के साथ साथ बेटा बैलेंस करेगा किसको, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। समझ पा रहे हो एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन, ठीक है। बिल्कुल भी फालतू पानी या फिर सोडियम आयंस को बाहर नहीं जाने देगा, क्या बनाए रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखेगा और तुम्हारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है उसको नहीं हिलने देगा बेटा, ठीक है। अब आ जाओ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड पर, किस पर आ जाएंगे, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, कॉर्टिसोल की, ठीक है, कॉर्टिसोल। और कॉर्टिसोल को एंटी स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, एंटी स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। जब हम स्ट्रेस में होते हैं, जब हम क्या होते हैं स्ट्रेस में, तब निकलता है कॉर्टिसोल, नाम है एंटी स्ट्रेस, हमारी स्ट्रेस को कम करने के लिए निकलता है ना बेटा। किसके लिए निकलता है, स्ट्रेस को कम करने के लिए। कंफ्यूज नहीं होना कि नाम एंटी स्ट्रेस है, निकल कब रहा है, स्ट्रेस में। जैसे ही बॉडी स्ट्रेस में गई, जैसे ही बॉडी स्ट्रेस में गई, कौन आ गया, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस को कम करेगा, इसलिए क्या नाम हो गया, एंटी स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। अब यहाँ से कनेक्शन ज़रा सा बनाएंगे बेटा, क्या नाम है, ग्लूको, क्या नाम है बेटा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, यानी कि किसका हार्मोन, कॉर्टेक्स का। रिलेशन किससे, ग्लूकोज से, यानी कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म से कनेक्शन है, ठीक है। तो ये बेटा रेगुलेट करेगा किसको, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को। जब तुम बहुत टेंशन ले रहे थे तो बॉडी को क्या फील हुआ, स्ट्रेस, और स्ट्रेस को कम करने के लिए कॉर्टिसोल आया और उसने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट किया। लेकिन कैसे किया, बॉडी का जो ग्लाइकोजन होगा
उसको तोड़ने लगेगा, ठीक है, उसको तोड़ने लगेगा। उसको लगेगा बेटा कि बहुत स्ट्रेस है, तुम भूखे हो, तुम्हारे पास खाना नहीं है, तो कंटिन्यूअस किसकी सप्लाई करवाई जाए, ग्लूकोज की सप्लाई करवाई जाए। और ग्लूकोज की सप्लाई के लिए जो तुमने बचा के रखा था ग्लाइकोजन, उसको तोड़ेगा, ठीक है। तो जो ग्लाइकोजन है उसका ब्रेक डाउन कराएगा बेटा, ब्रेक डाउन करवा लिया, लेकिन वो अभी श्योर नहीं है। वो कह रहा है कि हो सकता है ग्लाइकोजन कम पड़ जाए, इसके साथ साथ नया ग्लूकोज बनाना शुरू करेगा, मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है, प्रमोट करेगा बेटा, प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस। समझ पा रहे हो किस तरीके से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो डायबिटिक पेशेंट है ना बेटा, उनको कहता है डॉक्टर कि भैया स्ट्रेस मत लेना, स्ट्रेस मत लेना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही उन्होंने स्ट्रेस लिया, आ गया कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल आ गया, ये काम शुरू कर दिया। अब जैसे ही ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होगा, ग्लूकोज का मोबिलाइजेशन कहाँ, ब्लड में, और नया नया ग्लूकोज भी बनने लगा। समझ पा रहे हो, तो क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। और डायबिटिक पेशेंट पहले से ही बेचारा ब्लड शुगर लेवल के लिए परेशान है, और भी क्या हुआ, ब्लड शुगर लेवल क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। समझ पा रहे हो, तो यहीं से कनेक्शन बैठता है, कौन सा, कि जो डॉक्टर कहता है कि बेटा स्ट्रेस नहीं लेने का, ठीक है। और इसके साथ साथ ही ये क्या करता है बेटा, लिपोलिसिस और प्रोटियोलिसिस को भी प्रमोट करता है, ठीक है, प्रमोट करता है लिपोलाइसिस, यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड्स, और प्रोटियोलाइसिस, ठीक है, इसको भी क्या करता है, प्रमोट करता है, कौन, कॉर्टिसोल। इसके साथ साथ ये स्टिमुलेट कराएगा आरबीसी प्रोडक्शन को, ठीक है, स्टिमुलेट करता है बेटा आरबीसीज प्रोडक्शन, ठीक है, ब्लड में आरबीसीज के अमाउंट को क्या करेगा, बढ़ाएगा, प्लस एक्ट एज अ इम्यून सप्रेसर, ठीक है, इम्यून सप्रेसर। क्योंकि बेटा कोई भी इन्फेक्शन हुआ तो बॉडी स्ट्रेस में आती है ना, बॉडी स्ट्रेस में आती है ना। जब इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है तो ये कॉर्टिसोल क्या करता है, क्या करता है, इम्यून सप्रेसर की तरह काम करता है, ठीक है। तो जब देखो, जब कभी भी कोई एलर्जी हो जाए, ठीक है, किसी ऑटो इम्यून डिजीज़ के केस में, या फिर जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के केसेस होते हैं, ठीक है, किसका केस होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट का। जैसे कि हमारी बॉडी जल्दी से किसी दूसरे की बॉडी के टिश्यू को एक्सेप्ट नहीं करती, भले ही हमने वहाँ पर कितनी भी स्क्रीनिंग करवा ली हो, ठीक है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जाते हैं तो पहले वहाँ पर ब्लड ग्रुप मैचिंग होता है, दोनों तरीके का, ABO और RH। उसके बाद MHC मैचिंग होता है, ठीक है। सारी स्क्रीनिंग जब हो चुकी है तो उसके बाद क्या होता है, वहाँ पर उस टिश्यू की फर्दर स्क्रीनिंग की जाती है, किसके अगेंस्ट में, डिजीज़ के अगेंस्ट में, ठीक है, कि कोई भी कंटेजियस डिजीज़ तो नहीं है। समझ पा रहे हो। फिर जब सारी स्क्रीनिंग हो गई उसके बाद होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट बेटा, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी दूसरे टिश्यूज़ को एक्सेप्ट करने में हमारी बॉडी क्या करती है, टाइम लेती है, ठीक है। लेकिन अगर उसी टाइम इम्यून रिस्पॉन्स बहुत तेज़ी से बढ़ गया, क्या हुआ, बहुत तेज़ी से बढ़ गया, तो जो टिश्यू हमारी बॉडी में इंसर्ट हुआ है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और क्या होगा, वो ऑर्गन ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसीलिए सारी स्क्रीनिंग के बाद में जैसे ही ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया गया, इसी के साथ इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी उस पर्टिकुलर टिश्यू के अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड ना करे, ठीक है, और क्या हो जाए, एक्सेप्ट हो जाए। समझ पा रहे हो। तो जो कॉर्टिसोल है इसको टिश्यू ट्रांसप्लांट के केस में क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। तो ये है एक इम्यून सप्रेसर है बेटा, तो इसको यूज़ करते हैं, यूज़ इन किसमें, टिश्यू ट्रांसप्लांट में, टिश्यू ट्रांसप्लांट में, या फिर इसको हम यूज़ कर सकते हैं एलर्जी में, एलर्जी में,
ठीक है, या फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी, ठीक है, ऑटो इम्यून डिजीजेस में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किसकी बात हुई यहाँ पर, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं जो रेटिकुलरिस का था। तो यहाँ पर जब हमने डिवीज़न किया बेटा, तो देखा कि जो नीचे वाली लेयर है जो मेडुला के संपर्क में है, ठीक है, उससे कौन निकल रहा है, गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स या फिर सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। इन्हीं को क्या कहते हैं, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। समझ पा रहे हो कौन है, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। लेकिन कुछ अमाउंट में जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं बेटा, वो फेसिक्युलेटा से भी क्या होते हैं, रिलीज़ होते हैं। समझ पा रहे हो, फेसिक्युलेटा से भी रिलीज़ होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, ये जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं ये बेटा रिलीज़ होते हैं, रिलीज्ड बाय जोना रेटिकुलरिस एंड जोना फेसिकुलेटा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखोगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स होते हैं वो एक तो मान लो मेल के केस में, दूसरा मान लो फीमेल के केस में, ठीक है। अगर यहाँ पर केस लें मेल का और इधर केस ले लें फीमेल का, ठीक है, यहाँ पर हमने 2 केस लिए। तो मेल के केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है DHEA, ठीक है, DHEA। अब कहोगे कि ये क्या है, ये बेटा एंड्रोजन है, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये क्या है, डी हाइड्रो एपी एंड्रोजन, एंड्रोस्टेरॉन, ठीक है, एस्टेरॉन। जबकि इधर क्या है, एस्ट्राडायोल, ठीक है। अब बात आ गई कि क्या करेंगे बेटा, दोनों क्या करेंगे। तो ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं बेटा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, प्यूबर्टी के लिए, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्यूबर्टी, ठीक है। और सेकेंडरी सेक्चुअल कलेक्टर्स जैसे कि ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर, ठीक है, प्यूबिक हेयर एंड फेशियल हेयर इन केस ऑफ मेल्स। फेशियल हेयर किसमें, मेल्स में, ठीक है। ये कौन हुए, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा, किसके बारे में, कॉर्टिकल हार्मोन्स के बारे में, जो किससे निकल रहे थे, कॉर्टेक्स से। अब बात आ जाएगी मेडुलरी हार्मोन्स की, ठीक है। किसकी बात आएगी बेटा, मेडुलरी हार्मोन्स की। तो मेडुला से जो हार्मोन्स निकलते हैं बेटा, उनको कहते हैं कैटेकोलामाइंस। क्या कहते हैं, कैटेकोलामाइंस, ठीक है। अब कैटेकोलामाइंस कौन होंगे, तो यहाँ पर 2 पढ़ते हैं हम। कितने पढ़ते हैं, 2, ठीक है। पहला तो एड्रीनैलिन, नॉर एड्रीनैलिन, ठीक है। इसी को एपिनेफ्रिन या फिर नॉर एपिनेफ्रिन, ठीक है। समझ पा रहे हो इतनी बात। अब इनको क्या कहते हैं बेटा, इनको हम कहते हैं
कलेक्टिवली इमरजेंसी हॉर्मोन्स। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हॉर्मोन्स। मतलब कब निकलेंगे बेटा? जब इमरजेंसी होगी, ठीक है। और इन हॉर्मोन्स के थ्रू जो रिस्पॉन्स आता है बॉडी में, उसको क्या कहते हैं बेटा? ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं? ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, ठीक है। क्या है ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स? क्या है ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स? तो आ जाओ ज़रा देखो, व्हाट इज ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स। तो कितने एफ लिखे हैं बेटा? 3। कितने एफ हैं? 3, 1 2 3। और जैसे ही हमने इनका नाम लिया तो क्या कहा? तो क्या कहा कि ये इमरजेंसी हार्मोन है। इमरजेंसी कंडीशन मतलब कि तुम्हारे लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं है। कंडीशन कैसी है? फेवरेबल नहीं है बच्चों, ठीक है। तो सपोज करो कि तुम जा रहे थे घूमने जंगल में और वहाँ पे तुम्हें कोई एक एनिमल दिखा, मान लो शेर दिखा। क्या दिखा? शेर दिखा। अब तुम क्या करोगे? तुम्हारे पास पहला तो ऑप्शन है फाइट करने का, ठीक है। पहला तो ऑप्शन है फाइट करने का या फिर वहाँ से भाग जाने का। समझ पा रहे हो? क्या ऑप्शन है दूसरा? भाग जाने का। लेकिन क्या कोई एक नॉर्मल ह्यूमन लायन के साथ फाइट कर सकता है? नहीं, ठीक है। तो पहला एफ क्या कह रहा है कि तुमने लायन को देखा तो तुम्हें डर लगा बेटा। क्या लगा? डर, यानी कि फियर, ठीक है, फियर। उसके बाद एक ऑप्शन था कि तुम उसे लड़ाई करके उसको भगा दो, ठीक है। पहला ऑप्शन तुम फाइट करो। क्या करो? फाइट करो। तीसरा ऑप्शन कि भैया वहाँ से निकल लो, मतलब फ्लाइट। समझ पा रहे हो इतनी चीज़? तो ट्रिपल एफ बहुत चिल्लाते रहते हैं, अपने टीचर से भी सुनते रहते हैं। तो ट्रिपल एफ है क्या? पहले तो तुम्हें इमरजेंसी कंडीशन में पहले डर लगेगा, उसके बाद तुम उस कंडीशन से फाइट कर सकते हो या फिर उस कंडीशन को छोड़ करके वहाँ से भाग सकते हो। समझ पा रहे हो? किसी भी केस को लेकर के तुम्हें अप्लाई कर लो, ठीक है। सपोज आग लग गई, सपोज कुछ भी हो गया, आग लग गई तो देखा तो पहले डर गए, ओ माय गॉड आग लग गई। फिर कोशिश की कि नहीं हम इसको बुझा लेंगे, ठीक है। उस कंडीशन से फाइट करने की कोशिश की, अब आग बहुत ज़्यादा लग गई, हमें तो अपने आप को बचाना है, तो क्या है? वहाँ से निकल लो। यही है ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स, ठीक है। दूसरी बात, इसका कनेक्शन जब हम नर्वस सिस्टम के साथ बैठाते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है जिसका पार्ट है कौन? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ये कहाँ से कनेक्शन है बेटा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, समझ पा रहे हो इतनी बात? और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो फिर वो अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें ले लेता है, तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है, ठीक है। तुम्हारी बात सुनने वाला नहीं है। जब कौन ट्रिगर होगा? ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स। किसकी हेल्प से? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा, जब तुमने शेर देखा, तुमको डर लगा, तो आंखें क्या हो जाएंगी? बड़ी बड़ी हो जाएंगी, ठीक है। प्यूपिल का डायलेशन होगा। अब तुम घबरा गए बेटा, दिल भी धक धक करने लगा, तो हार्ट बीट भी बढ़ेगी, हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगी बेटा। दूसरी बात, यहाँ पर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। अब बॉडी को बेटा बहुत सारा काम करना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारा क्या करना पड़ रहा है? काम करना पड़ रहा है। शेर ने दौड़ा लिया, तो बताओ ऑक्सीजन इंटेक बढ़ेगा ना, और ऑक्सीजन इंटेक को बढ़ाने के लिए रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ाना पड़ेगा बेटा, ठीक है। तो जो रेट ऑफ रेस्पिरेशन है वो भी बढ़ेगा, रेस्पिरेशन बढ़ेगा बेटा, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर ब्लड सप्लाई किसको दी जाएगी? ब्लड सप्लाई किसको दी जाएगी? किसको ज़रूरत है वहाँ से भागने के लिए? मसल्स को ही तो ज़रूरत है ना बेटा। किसको? मसल्स को ज़रूरत है। क्या या फिर ऐसा होगा कि जैसे ही शेर दिखा मैंने कहा ना रुक जाओ, अभी पहले मैं खाना खा के आई हूँ, पहले उसको डाइजेस्ट करूँगा फिर तुम मेरे पीछे दौड़ना, ऐसा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो ब्लड सप्लाई किसको दी जाएगी बेटा?
मसल्स को, ठीक है, मसल्स को दी जाएगी और यही ब्लड सप्लाई रोक दी जाएगी किसकी, गट की, ठीक है, किसकी रोक दी जाएगी, गट की। तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं नॉर्मल जो कहाँ पर होंगी, ट्रिपल एफ रिस्पॉन्स में, और जो किसके हेल्प से होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की हेल्प से। लेकिन इसको ट्रिगर कराने कौन आएगा, ट्रिगर कराने कौन आएगा, एड्रेनालिन या फिर नॉर एड्रेनालिन, ठीक है, समझ पा रहे हो इतना। तो नेक्स्ट पे चलो। अब आता है डिसऑर्डर, यानी कि जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, जो हमारी एड्रिनल ग्लैंड है, अगर वो सही तरीके से काम ना करे, वही वाली बात है कि जो बैलेंस था वो कम या फिर ज़्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर भी दो कंडीशन हो जाएंगी, यहाँ पर भी दो कंडीशंस हो जाएंगी बेटा। पहली तो हो जाएगी हाइपर सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशन, और दूसरी हो जाएगी हाइपो सिक्रीशन, हाइपो सिक्रीशन, ठीक है। आ जाओ ज़रा हाइपर सिक्रीशन पर, हाइपर सिक्रीशन पर जाओ। बॉडी में एल्डोस्टेरॉन बढ़ गया, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन, स्टेरॉन क्या हुआ बेटा, बढ़ गया, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। तो क्या करेगा, तो क्या करेगा, जो बॉडी का वाटर है, जो बॉडी का वाटर है या फिर जो सोडियम आयंस हैं, उनको बाहर जाने ही नहीं ना देगा बेटा, बाहर जाने ही नहीं देगा। फिर से रीअब्जॉर्ब, फिर से रीअब्जॉर्ब, फिर से रीअब्जॉर्ब। तो यहाँ पर कंडीशन बन जाएगी कि जो सोडियम आयंस हैं या फिर वाटर है, ये शरीर में क्या होंगे, बॉडी में क्या होंगे, रिटेन होने लगेंगे, ठीक है, रिटेन इन द बॉडी, रिटेन इन बॉडी, ठीक है। और इस कंडीशन को क्या कहते हैं बेटा, कॉन्स सिंड्रोम, क्या कहते हैं, कॉन्स सिंड्रोम, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कॉर्टिसोल बढ़ जाए, बॉडी में कॉर्टिसोल बढ़ जाए, तब क्या होगा, तब क्या होगा, वहाँ पर भी एक सिंड्रोम का नाम आता है, बहुत ही फेमस बेटा। तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम में क्या होगा, तो यहाँ पर जो लेग्स हैं वो पतले हो जाएंगे, थिन लेग्स, थिन लेग्स विद हैवी एब्डोमेन, हैवी एब्डोमेन, और जो एब्डोमिनल रीजन है वो मतलब एब्डोमिनल रीजन नीचे की तरफ लटकने लगेगा, बिल्कुल पेंडुलम की तरह। तो क्या कहेंगे, पेंडुलिक एब्डोमेन, ठीक है, एब्डोमेन लाइक पेंडुलम, ठीक है। तीसरा चीज़ यहाँ पर ये एक क्या हो जाएगा, हम्प जैसा निकल आएगा, क्या होगा, हम्प जैसा निकल आएगा, ठीक है, हम्प ऑन बैक, हम्प ऑन बैक, ठीक है। तो ये बात किसकी हुई, ये बात किसकी हुई, हाइपर सिक्रीशन की, ठीक है, बात हाइपर सिक्रीशन की हुई। अब हाइपो पे आ जाओ। अगर कम हुआ तो क्या होगा, अगर ये हार्मोन्स कम हुए तो क्या होगा, तो क्या होगा बेटा, ज़रूरत से ज़्यादा सोडियम और वाटर बॉडी से बाहर चला जाएगा, ठीक है। एक्सेस लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर, ठीक है। और यहाँ पर खड़ी हो जाएगी एक लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, ठीक है, जो बेटा डेथ तक ले जा सकती है। और बहुत ही फेमस डिजीज़ कौन सी, एडिसन्स डिजीज़, ठीक है, एडिसन्स डिजीज़,
समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर इन चीज़ों को क्या करना है, तुम्हें याद रखना है बेटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक तो कॉन सिंड्रोम, दूसरा ये कुशिंग सिंड्रोम, ये दोनों कब होंगे, हाइपर सिक्रेशन की वजह से। लेकिन जो एडिसन्स डिजीज़ है वो कब होगा, हाइपो सिक्रेशन की वजह से, ठीक है बेटा। तो आज हमने यहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और अपनी बाकी ग्लैंड्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।